नमस्कार। मैं दयाशंकर मिश्र। 11 सितंबर 2024 की रात बहुत लंबी रात थी। एक अंधेरे वाली रात, एक ऐसी रात जिसमें अचानक से बहुत सारी चिंताएं आकर एक साथ खड़ी हो गईं। आज 12 सितंबर को जब हम आपसे यह बात कह रहे हैं तो हमारे अखबार एक ऐसी तस्वीर से भरे पड़े हुए हैं जो तस्वीर भारत में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। क्या है ये तस्वीर? आपने इसे अपने अखबार में देखा होगा। अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। यह वीडियो और इसकी तस्वीरें कल रात से भारतीय समाज, देश विदेश, हर जगह चिंता का कारण है। हिंदी, अंग्रेजी तमाम अखबारों में यह तस्वीरें काफ़ी प्रमुखता से हैं, पहले पन्ने पर हैं। इसलिए इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारा यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, क्योंकि कानून की बात है और भारत के प्रधान न्यायाधीश की बात है। भारत के प्रधान न्यायाधीश के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत आदर और बहुत कानूनी विषयों का ध्यान रखकर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भारत में लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इस तस्वीर में, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम इसके अलग अलग पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करें। तो 11 सितंबर की रात लोकतंत्र को एक अंधेरे में ले जाने वाली रात थी। एक ऐसी रात जो लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र की ओर धकेलते हुए नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हिंदू सम्राट के रूप में पेश करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। हमने इसी साल जनवरी में देखा कि कैसे पूरे भारतीय मीडिया ने, टेलीविज़न चैनलों ने, अखबारों ने एक मुहिम चलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पहरेदार हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं और सभी नियम कानूनों को परे करके वह सीधे अपनी बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। उसमें लोकतंत्र और संविधान कब पीछे छूट जाते हैं, शायद उनको भी इसका अंदाजा नहीं है। तो आप देखिएगा एक बार स्मृति के तहखानों में जाकर कि कैसे जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खबरें सामने आ रही थी और जब मुख्य पूजा का दिन आया तो कैसे हमने देखा कि उससे राष्ट्रपति को वंचित कर दिया गया। उसमें बीजेपी के उन तमाम नेताओं को वंचित कर दिया गया जिनके नाम की बीजेपी अब तक दुहाई देती आती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को सबसे आगे रखते हैं। अब कल के इस वीडियो में क्या ऐसा है जिससे आपको चिंतित होना चाहिए? कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने जो कहा वह सुनिए। इंदिरा जयसिंह ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से समझौता कर लिया है। सीजीआई की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को स्वतंत्रता के इस सार्वजनिक रूप से समझौते की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर कपिल सिब्बल को टैग किया या उनको संबोधित करते हुए यह बात कही जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो आखिर यह क्या बात है? यह कोई साधारण घटना नहीं है जब प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर देर रात पहुंचे और पूजा में
हिस्सा लें और इसकी तस्वीरें बाकायदा सारे चैनलों पर चलाई जाएं, अगले दिन अखबारों में चलाई जाएं। प्रधानमंत्री ने मराठी वेशभूषा का चयन किया। इसके कारण आप जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। तो क्या महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रधानमंत्री यह सब कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और तमाम संगठनों ने किस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करके एक पार्टी के पक्ष में काम किया है, हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूजा का हिस्सा बनने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। आइए एक एक करके उन कारणों पर हम बात करते हैं। पहली बात, हिंदू राष्ट्र को बिना कहे उसे सामने लाना, उसके एजेंडे को बल देना। इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको भारत के प्रधान न्यायाधीश झुकते हुए नजर आते हैं। प्रधान न्यायाधीश जैसे हाथ जोड़े हुए, मस्तक झुकाए हुए अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। भारत के प्रधान न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं, जो आप देखते हैं कि किस तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री बैठे होते हैं और वो अकेले एक क्लास के स्टूडेंट की तरह व्यवहार करते हैं, या प्रधानमंत्री उनसे स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल की तरह पेश आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो प्रधान न्यायाधीश जब झुक रहे हैं, जब उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, तो आप जरा सोचिए कि जो अदालतों में मामले चल रहे हैं, जिनमें सरकार सीधे सीधे वादी है, जिनमें सरकार पक्षकार है, उन पर इसका क्या असर होगा। हमने पूरे देश में देखा है 10 वर्षों में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज बेतुके बयान दे रहे हैं। उनका झुकाव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए है, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, यह सब हम महसूस कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके पहले जब वह जज के रूप में थे तो किस तरह के बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री और सीजीआई के इस वीडियो को देखने से पहले एक घटना का और ध्यान रखिएगा। रविवार को एक बैठक होती है विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बैठक को संबोधित करते हैं और उस बैठक में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 30 से अधिक जज बताए जाते हैं शामिल हुए। उन जजों के नाम अभी सार्वजनिक रूप से नहीं आए हैं, लेकिन उस कार्यक्रम की तस्वीर खुद केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट की थी। तो जरा हमारी बात की कड़ियों को मिलाने की कोशिश करिएगा। कानून मंत्री एक बैठक करते हैं और उसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री सीधे सीजीआई के घर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री को एक ऐसे नेता के रूप में सामने लाना जिनको कोई चुनौती नहीं है, और धीरे धीरे यह स्थापित करना कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं असल में वही सही है। तो अब आप समझ पाएंगे कि हम आपसे किन खतरों की बात कर रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ का यह आचरण, यह वीडियो, यह तस्वीर उन तमाम सुप्रीम कोर्ट के उनके सहयोगियों, बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट, निचली अदालतों में डर पैदा करेगा। हमने देखा है कि कैसे पुलिस बजरंग दल और विश्व वाहिनी के सामने कांपती हुई नजर आती है, कैसे निचली अदालतें उनके पक्ष में फैसले देते हैं, जिनको बाद में हमने ऊपरी अदालतों में पलटते देखा था।
लेकिन यह वीडियो एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा संदेश देता है जिसमें कोई चुनौती नहीं है। तो निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री की छवि को एक निर्विवाद नेता के रूप में सामने लेकर आएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट उनके सामने झुकता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या इनमें कोई समानता है? क्या विहिप की बैठक में कानून मंत्री का जाना, जजों का जाना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का जाना और उसके बाद सीजीआई के घर प्रधानमंत्री का इस तरह जाना, इनमें समानता की कड़ियों को हमें तलाशना पड़ेगा। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे, किस तरह से एक दूसरी रात भी थी। एक रात थी 11 सितंबर 2024 की, लेकिन उससे पहले भी एक रात आई 25 नवंबर 2018। प्रधानमंत्री उस वक्त के सीजीआई रंजन गोगोई से सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में मिलते हैं। कार्यक्रम खत्म होने वाला है, सारे जज और खुद रंजन गोगोई भी अपनी घड़ियां देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की योजना कुछ दूसरी थी। प्रधानमंत्री रंजन गोगोई से कोर्ट नंबर 1 यानी सीजीआई की अदालत, उनका कक्ष देखने की इच्छा प्रकट करते हैं और रंजन गोगोई उनको अपने कक्ष में ले जाते हैं रात के 9 बजे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रंजन गोगोई के साथ उस कक्ष में रहते हैं। प्रधानमंत्री देखते हैं कि सीजीआई कहां बैठते हैं, अगले की पंक्तियों में कौन कौन से वकील बैठते हैं, उन पर सारी बातचीत है। इसका सारा विवरण आपको हमारी किताब में मिलेगा। यह एक असाधारण घटना थी और यह घटना अयोध्या भूमि विवाद और लड़ाकू विमान राफेल डील जैसे अहम मुद्दों के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की पृष्ठभूमि में थी। उसके बाद किस तरह से रंजन गोगोई इस मुलाकात से प्रभावित हुए, यह हम जानते हैं। और इस वक्त रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद हैं। हमने अक्सर उनको या तो खामोश देखा या फिर ऐसे बिल के समर्थन में बात करते हुए देखा जिनसे बीजेपी दिल्ली पर अपना शिकंजा लगातार कसना चाहती है। इसके अलावा हमने उनकी आवाज एक न्यायविद के रूप में कभी नहीं सुनी, अक्सर ही उनको खामोश देखा गया है। तो इतनी बातचीत क्यों हो रही है? एक सामान्य नागरिक के मन में तो यही सवाल आता है कि प्रधानमंत्री पूजा करने गए हैं और हमें पूजा में क्या समस्या हो सकती है? तो भारत में शक्ति के संतुलन के सिद्धांत हैं, जिसका जिक्र इंदिरा जयसिंह ने अपने ट्वीट में किया, जहां हम देखते हैं कि कैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो परंपरा भारत में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश से कभी सीधे नहीं मिलते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर 2018 के पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे बुधवार 11 सितंबर से पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह किसी प्रधान न्यायाधीश के घर निजी पूजा में हिस्सा लेने नहीं गया। अखबारों, टेलीविजन में जो तस्वीरें तैर रही हैं, वह प्रधानमंत्री की छवि निर्माण की नए सिरे से कोशिशें हैं, क्योंकि वह लोकसभा में अपनी पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। उनकी रीतियों नीतियों
की आलोचना हो रही है, भारत में आलोचना हो रही है, वैश्विक रूप से आलोचना हो रही है। मानवाधिकार के मामलों में भारत का रिकॉर्ड लगातार खराब होता जा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रधान न्यायाधीश अक्सर ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करते हुए नजर आते हैं, अक्सर ही बार बार कहते हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। उसके बावजूद उमर खालिद लगभग 5 साल से जेल में है और उनकी जमानत याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है। तो क्या इन मुलाकातों में आपस में कड़ियां जुड़ती हैं? क्या ये इन मुलाकातों ने अदालत के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया है अब तक? और कौन से ऐसे मामले आने वाले दिनों में अदालत में आने वाले हैं जिनमें सीजीआई का रवैया अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उनका हर कदम किस तरह से सुचिंतित होता है, किस तरह से वह विचार करके रणनीति पूर्वक काम करते हैं, मुलाकातें करते हैं, बयान देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपको इस विचार के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं कि यह मुलाकात साधारण नहीं है और आने वाले दिनों में इस देश में हिंदू राष्ट्र की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए जाने हैं। तो भारत की सबसे ज़रूरी और सबसे मूल्यवान किताब भारत का संविधान, इसे अपने केंद्र में रखिएगा और देखिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि यह संविधान क्या कहता है और क्या भारत के प्रधानमंत्री का आचरण संविधान की रोशनी में है, क्या संविधान के अनुसार वह चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस संविधान को बदलने से 2024 के चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी, सारी घटनाएं उसकी ओर संकेत कर रही हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे विचारों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक से जुड़े सवाल आपके लिए भी ज़रूरी हैं और संविधान को बचाए रखने की दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार।